नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। समान अध्ययन के रैपिड फायर में भौतिक विज्ञान का 6वां अध्याय हमारा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिस किसी भी एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं उन एग्जामों के लिए यह हमारा वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। वाष्पीकरण की दर के घटने पर क्या बढ़ता है? तो आप कहेंगे कि जब वाष्पीकरण की दर घटने लगती है तो क्या बढ़ता है? तो आप कहेंगे आर्द्रता। ठीक है, जैसे अगर आपको पता ही होगा, अगर सूर्य की रोशनी तीव्र है, ठीक है, अगर सूर्य की रोशनी खिली हुई है, सर्वाधिक तीव्र धूप है, तो वाष्पीकरण की गति क्या होगी? बहुत तीव्र होगी। तो हमारा मौसम क्या होगा? साफ होगा, अर्थात हमारे मौसम साफ होंगे, अर्थात आर्द्रता कम होगी। लेकिन इसमें बोला है अगर वाष्पीकरण की दर घटने लगी, क्या कह रहा है? अगर वाष्पीकरण की दर घटने लगी, अर्थात वाष्पीकरण की दर घटेगी कब? जब बादल युक्त मौसम होगा, धूप नहीं होगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। जब धूप ही नहीं होगा तो आपको पता ही है कि आर्द्रता ज्यादा होगी। ठीक है, आर्द्रता ज्यादा होगी। जब धूप नहीं होगी तो आर्द्रता अर्थात नमी हमारे क्षेत्र, हमारे आसपास नमी बनी रहेगी। तो वही पूछ रहा है, अगर कि वाष्पीकरण की दर घट जाती है तो क्या होता है? तो आप कहेंगे वाष्पीकरण की दर घटने से आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ठीक है, लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आप कहना है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोगों के घर में इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिएगा, जैसे आपका घर बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो आप जहाँ पे इन्वर्टर रखे हैं वहाँ से पूरे घर में अगर आप सप्लाई कर दिए हैं लाइन का, तो उसमें क्या होगा? लघुपथन नहीं होगा, यह बृहद पथन है। ठीक है, बृहद पथन है। जब क्या होगा? जब लंबे तार लगा देंगे आप, जैसे मान लीजिए 50 मीटर तार लगा दिए हैं, तो 50 मीटर तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि उसको लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है। इसलिए क्या होगा? लंबे तार में दूरी ज्यादा तय करने के लिए क्या होगा? विद्युत धारा घट जाएगी। लेकिन वही पूछ रहा है लघुपथन, मान लीजिए 1 ही मीटर में आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो क्या करेंगे? तब क्या होगा? तो विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अर्थात 1 मीटर तार में विद्युत धारा का मान अधिक होगा और वहीं पे 10 मीटर तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? कम होगा। वही बोल रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो आप कहेंगे लघुपथन मतलब छोटे तार में, तो आप कहेंगे विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों होता है, किसमें होता है? तो आप कहेंगे पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में ऊष्मा इंजनों के रूप में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में ऊर्जा का अवरोही क्रम है। आरोही नहीं पूछ रहा है, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो आप कहेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? तो आप कहेंगे सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो आप कहेंगे गामा किरण में, फिर क्या बीटा किरण में, फिर उसके बाद क्या कहेंगे? फिर कहेंगे आप अल्फा किरण में। क्या होंगे? अल्फा किरण में। तो आप कहेंगे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में ऊर्जा का अवरोही क्रम होता है, सर्वाधिक विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा में ऊर्जा सर्वाधिक होगी, फिर बीटा में होगी, फिर अल्फा में होगी। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? तो आप कहेंगे गामा किरण में, फिर उसके बाद बीटा में, फिर अल्फा में। अगला क्वेश्चन है, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रख देते हैं, अर्थात बंद पैकेट को अगर आप फ्रिज में, बंद पैकेट को, बिस्कुट के पैकेट को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं, तो वह क्या होता है? एक कुरकुरे की भात हो जाता है। बिस्कुट कैसे हो जाता है? तो आप कहेंगे कुरकुरे की भात हो जाता है। तो ये इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। क्या होता है? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित नहीं कर पाता है। इसलिए वह अतिरिक्त नमी को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिसके कारण सीला हुआ बिस्कुट अर्थात बंद पैकेट बिस्कुट जो होता है कुरकुरे की तरह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। कब सूख जाएंगे? जब 20 डिग्री आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, अर्थात 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हमारे गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होता है?
आप कहेंगे अगर रेफ्रिजरेटर मतलब अर्थात कि फ्रिज में खाद्य पदार्थ को अगर ताज़ा रखना है तो उसके लिए उचित तापमान कितना है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें अधिक आरामदेह महसूस होता है। अगर गर्मियों में तेज धूप में हम काला कपड़ा पहन लेते हैं तो क्या होगा? काला कपड़ा जो होता है वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो हमें क्या होगी? धूप सर्वाधिक लगेगी, तो हमें आरामदेह नहीं फील होगा। इसलिए गर्मियों में सर्वाधिक लोग क्या होता है? सफ़ेद कपड़ों को पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है। आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो आते हैं कि देखते हैं कि वह जो होता है बर्फ की जो झीलों में क्या होता है? झीलों के सतह पे बर्फ बन जाता है, लेकिन उसके अंदर मछलियां तब भी जीवित रहती हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पे होता है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, और जिससे बर्फ के ऊपरी सतह से नीचे पानी बना रहता है। ठीक है, जल का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, वही 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम तापमान होगा तो ऊपर का बर्फ जो होता है, ऊपर का जल जो होता है बर्फ बन जाता है, लेकिन नीचे पानी ही बनी रहती है। इसलिए नीचे पानी ही बनी रहती है, उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल के आयतन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है? आयतन की बात किया, क्या बोला है? आयतन। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, क्या बोला है? आयतन। देखिए, एक आयतन होता है, एक क्या होता है? घनत्व। देखिए, जल के आयतन और घनत्व दो चीज बदलते हैं। तापमान बदलने पर, तापमान चेंज करने पर आयतन और घनत्व दो चीज चेंज होते हैं। अब उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आसानी से बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। ये पीछे प्रश्न में पूछा था कि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर हमारा अगर जल का तापमान, ठीक है, अगर जल का तापमान जो होता है, टेम्परेचर होता है, अगर वह 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? यही क्वेश्चन पूछा था अभी, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने या घटने से आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है और जल के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मैंने 4 डिग्री सेल्सियस बीच में रखा है, आयतन में भी और घनत्व में भी। ठीक है, अर्थात हमारे जल का अधिकतम घनत्व कितने पे होता है? अधिकतम आयतन या अधिकतम घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अधिकतम आयतन जल का अधिकतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो आपका क्या बोलेंगे? और जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे, अगर देखिएगा, अगर आयतन की बात किया जाए, जल के आयतन की, अगर वह 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? अगर वह 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो जो ये देखिए एरो नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा? अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान आता है तो क्या होता है? उसका आयतन क्या होता है? घटने लगता है। नीचे आने का मतलब, तीर नीचे आने का मतलब होता है कि आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? जल का आयतन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। समझ रहे हैं? आयतन का मतलब समझ रहे हैं? अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आया जाएगा तो आयतन क्या होगा? जल का आयतन घटेगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से हम 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेंगे तो जल का आयतन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तीर ऊपर जा रहा है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, इसका मतलब क्या है? आयतन बढ़ रहा है। इसी का ठीक विपरीत है कि अगर घनत्व की बात किया जाए, जल के घनत्व की, तो आप कहेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस से आप 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो यहाँ ऊपर एरो जा रहा है। क्या है? ऊपर एरो जा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ क्या होगा? जल का घनत्व क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर हमारा जल का घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से हम 0 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो जल का घनत्व हमारा क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पिछला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 9 डिग्री सेल्सियस से
3 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बोलेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस से अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं, अर्थात उसमें 9 डिग्री से 3 सेल्सियस बोला है, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो है 9 डिग्री सेल्सियस हमारा मान लो यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है? 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ रहा है, ठीक। और 9 डिग्री सेल्सियस से आपको पूछा है कि 3 डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि 9 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आया होगा तो कहेंगे आप पहले आयतन घट रहा है, ठीक है। 9 डिग्री सेल्सियस पे 3 पे आ रहे हैं तो कहेंगे कि पहले पहले उसका हमारा आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे ही घटा फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? बढ़ रहा है। तो अर्थात कहेंगे कि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर हो रहा है तो पहले आयतन घटेगा तो पश्चात उसका आयतन क्या होगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है। देखिए अब यही चीज एकदम पूछा है कि 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल का आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप खुद बताएंगे अब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आप खुद बताइए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था ना, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पूछा था ना, तो अब आयतन के वाला हम क्वेश्चन बताए हैं कि देखिए बोला था कि जल का आयतन जो होता है, जल का तापमान जब 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। अब चित्र को आप याद करिए कि उसमें आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन की बात किया है तो 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं, तो उसमें देखे हैं कि जब 9 डिग्री अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक आए थे तो उसके आयतन में क्या हुई थी? कमी हुई थी, आयतन घट रहा था। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आके हम 3 की तरफ बढ़ रहे थे, 0 की तरफ, तब क्या हो रहा था? उसका आयतन क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वही पूछा है, जल का तापमान अगर 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो उसके आयतन पहले घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है। वही चीज अगर आपसे घनत्व की बात कर दे तो आप कहेंगे, यही मान लो आपसे पूछ ले कि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि 9 डिग्री सेल्सियस से जैसे यह तापमान हमारा 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो हमारा घनत्व पहले बढ़ेगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो उसका घनत्व 3 डिग्री सेल्सियस पे जाने पर उसका घनत्व क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो पहले हमारा क्या होगा? घनत्व 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हम फ्रिज में किसी बॉटल को रख देते हैं तो पूरा एकदम, अगर हम बॉटल को पूरा फुल करके रख देते हैं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे पानी जम जाएगा, पानी जमने से क्या होता है? फैलता है और बोतल क्या हो जाती है? टूट जाती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि जो हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो उसके कोल्ड ड्रिंक वाला उतना खाली क्यों रख के छोड़ देता है? देखते होंगे कि बोतल कुछ खाली रहता है ऊपर, इसलिए वो खाली छोड़ा जाता है कि उसको अगर रेफ्रिजरेटर में अर्थात उसको फ्रिज में रख दिया जाता है तो अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा न्यून कर दिया गया, कम कर दिया गया, वो बर्फ़ बनेगा। तो जब बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो अर्थात तो वो बर्फ़ ऊपर तक चले जाएगा पूरे बॉटल में, तो वो बॉटल फट ना जाए इसलिए वो पानी को अर्थात कोल्ड ड्रिंक को कम भरते हैं, ठीक है। कुछ जरूर कम भरा जाएगा ताकि वो बर्फ़ जमने के बाद वो बॉटल फट ना जाए, ठीक है। यही कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? आप कहेंगे पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। अगर ठंडी हो जाए, गर्मी हो जाए तो क्या होगा? जैसे कह रहा है कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी का अनुभव क्यों करता है, ठीक है। तो आप कहेंगे पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, इसीलिए मनुष्य क्या होता है? आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्यों? तो आप कहेंगे हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होने लगता है जिससे हमें क्या होता है कि ठंडे की अनुभूति होती है, ठीक है। इसी प्रकार देखते होंगे आप लोग, कुत्ता होता है जब वह गर्मी में वह बाहर कहीं धूप में बैठा होता है, कहीं पे बैठा होता है तो देखते होंगे आप वो जीभ निकाल के बैठता है। क्यों निकाल के बैठता रहता है? क्योंकि उसको भी गर्मी हो रही है, लेकिन जीभ निकाला रहता है तो उसकी जीभ से ऊष्मा का क्या हो रहा है कि वाष्पीकरण हो रहा है। क्या होता है? वाष्पीकरण हो रहा है जिससे उसका जीभ ठंडी हो जाती है। उस जीभ के सहारे वो पूरे शरीर को ठंडा महसूस कर लेता है। यही कारण है कि हम गर्मी के मौसम में पंखा जब चलता है तो हमारे पसीने क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है? आराम की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो आप कहेंगे चौड़ाई भी इसकी बढ़ जाती है। जब शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है,
अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है। तो आप कहेंगे अगर आप जल गए तो उतना खतरनाक नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप आग से जल गए तो उतना खतरनाक नहीं होता है जितना आप रोटी के भाप से जल जाएं। अगर आप रोटी के भाप से जल गए हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती होगी, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता होगा। अगर आप सीधे आग से जल जाते हैं तो आपको उतना जलन महसूस नहीं होता है जितना भाप से जलन महसूस होता है। अर्थात अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है तो आप कहेंगे भाप से। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वाधिक उच्चतम चालक होता है तो आप कहेंगे ऊष्मा का सर्वाधिक चालक किसमें होता है? तो आप कहेंगे जल में। इसका मतलब क्या होता है कि जल अधिक मतलब गर्म होने में सर्वाधिक समय लगता है और ठंडा होने में, जैसे जल को गर्म किया जाता है तब भी समय ज़्यादा लगता है, और उसी प्रकार जब जल गर्म से ठंडा होता है तब भी सर्वाधिक समय लगता है। यही कारण है ऊष्मा का सर्वाधिक उच्चतम चालक, बेस्ट कंडक्टर किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे जल को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? तो आप कहेंगे जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलेगा तो उसके आयतन क्या होंगे? घट जाएंगे। लेकिन जब पानी बर्फ जमता है तो उसके आयतन क्या होता है? उसका आयतन बढ़ने लगता है। इसी कारण जब जल होता है अर्थात कोल्ड ड्रिंक होती है, जब वह बर्फ जमता है तो उसका आयतन में प्रसार होता है, उसी कारण बॉटल क्या होती है? फट जाती है। तो यही पूछ रहा है कि जब बर्फ पिघल जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। आप खुद देखिए कि अगर कोल्ड ड्रिंक कोई है, कोल्ड ड्रिंक है बॉटल, उसका पूरा कोल्ड ड्रिंक में बर्फ जम गया है तो आप देखेंगे कि वह पूरा भरा हुआ बॉटल दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका बर्फ पिघलेगा तो देखेंगे कि वह क्या हो जाएगा? उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा, और उसका देखेंगे कि बॉटल मेरा कुछ खाली हो जाता है। जब वह जल बन जाता है तो उसका बॉटल कुछ खाली हुआ महसूस लगता है कि जब वह द्रव बन जाता है। तो यही कह रहा है जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। अर्थात बर्फ बना हुआ बॉटल, अर्थात पानी जब बर्फ बन जाता है तो वो बॉटल देखेंगे पूरा भरा हुआ महसूस होता है। जैसे ही बर्फ पिघल जाता है तो देखते हैं कि वह बॉटल कुछ खाली हो जाता है। यही कारण है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे लोहे की गेंद को गर्म करने पर सर्वाधिक वृद्धि उसके आयतन में होती है। अगला क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें से अधिक गर्म होती है क्योंकि? तो आप कहेंगे बादल पृथ्वी तथा हवा की ऊष्मा का विकिरण को रोक देता है। आप देखते हैं जब बादल आच्छादित रहते हैं, ठीक है, जब रात में आप लोग देखेंगे कि बादल घेरे हुए हैं तो आकाश वाली रातें अधिक क्या होती हैं? गर्म होती हैं। जब बादल अगर आच्छादित हो गया, जैसे सर्दी की मौसम चल रही है, अगर बादल वाली मौसम है, पूरा बादल घेरा हुआ है, तो आपको देखेंगे कि आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। इसका कारण क्या है कि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण को रोक देता है, जिससे हमको अधिक सर्दी नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर ठीक 1 मिनट का समय लगता है, उसी प्रकार 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे ठीक 1 मिनट ज़्यादा, ठीक 1 मिनट ज़्यादा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कभी आपको बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व। तो आपसे पूछा जाएगा जल का घनत्व, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसको केल्विन में पूछा है, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो वो होगा 273 प्लस 100 अर्थात 373 केल्विन। क्या होगा? 373 केल्विन। अब पूछ लिया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आप कहेंगे जब सामान्य ताप की बात कर दिया है तो जब इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। पूछा है जल का अधिकतम घनत्व कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो आप कहेंगे जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो वह 277 केल्विन हो जाएगा। 273 में आप सामान्यतः 4 जोड़ेंगे तो 277 हो जाएगा। तो यह हम केल्विन में बदल दिए। जल के अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो 277 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या बोला है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? तो आप कहेंगे जब इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 233 केल्विन हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस नहीं है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम केल्विन में बदलेंगे तो 233 केल्विन हो जाएगा। इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा। तो आप सभी का आप उसका
रोमर बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सूत्र आपको याद हो जाएगा तो आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं या रोमन में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए, अर्थात एक बंद कमरे में अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोल दें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कमरे के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। सब सोचते हैं कि अच्छा फ्रिज तो है हमारा, उसमें सामान रखा गया है, तो उसमें सामान रखते हैं तो वो फ्रिज जो होता है सामान को ठंडा कर देता है। अगर हम फ्रिज को खोल दें पूरा कमरा हमारा ठंडा हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कि अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के छोड़ देते हैं एक बंद कमरे में, तो तापमान क्या हो जाएगा, तापमान की वृद्धि हो जाएगी। आपका कमरा ठंडा नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल होता है, फिर सफेद, फिर अंत में किस कलर का हो जाता है, तो आप कहेंगे वह नारंगी कलर का हो जाता है। जब हम लोहे के टुकड़ों को सर्वाधिक गर्म करते हैं, पहले उसका रंग लाल हो जाता है, फिर क्या होता है, सफेद में बदल जाता है, लेकिन अंत में उसका रंग जब वो अधिकतम गर्म हो जाता है उसका रंग नारंगी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वायु कूलर अर्थात शीतलक अधिक प्रभावित होता है, तो आप कहेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में हमारा वायु कूलर जो होता है अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि वहां पे सर्वाधिक रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी, इसलिए वायु कूलर वहां पे अधिक प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रीम निकालने वाले संयंत्र या दुग्ध चर्बी अलग किए जाने का कारण क्या है। आप कहेंगे जो क्रीम निकालने वाली मशीन होती है, अर्थात दूध से जब हम मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप, केंद्र से हट जाने वाला बल। ठीक है, क्रीम से निकालने वाले संयंत्र से दुग्ध चर्बी अलग करने का कारण क्या होता है, अर्थात दूध से मक्खन अलग करने का कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे केंद्र से हट जाने वाला बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो आप कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे, अर्थात गज का तीसरा नियम। चिड़िया अगर उड़ रही है तो किस सिद्धांत पे उड़ रही है, तो आप कहेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण चिड़िया जो है उड़ रही है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य उस तापमान को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस का आणविक गति जब रुक जाती है। जब किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है उसी को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बॉडी या पदार्थ की गतिक ऊर्जा होती है, तो आप कहेंगे किसी बॉडी या पदार्थ की गतिक ऊर्जा उसके संवेग के अनुपात में होती है। ठीक है, किसी भी बॉडी या किसी भी पदार्थ की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आप कहेंगे उसके संवेग के अनुपात पे यह डिपेंड करेगा। किसी भी पदार्थ की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के अनुपात पर डिपेंड करता है। रेफ्रिजरेटर में देखिए पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे एक समान तापमान बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो ब्लॉक अर्थात दो टुकड़े में जब आपस में दबाए जाते हैं। देखिए ये बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, अर्थात दो बर्फ के टुकड़ों को अगर हम एक ही साथ एक ही में रख के दबाएं तो वह दोनों क्या होगा, बर्फ आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों, तो आप कहेंगे बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ाने से घटता है। याद रखना है, जो बर्फ का गलनांक होता है, क्वथनांक की बात नहीं कर रहा है, जो बर्फ का गलनांक है वह दबाव, जैसे हम दबाव बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, गलनांक हमारा घटने लगता है। यही कारण है कि दो बर्फ के टुकड़े मिलकर एक टुकड़े हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पानी की छोटी बूंदें, ठीक है, दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्जा विमुक्त होती है। जब दो पानी की बूंदें एक मिलकर एक हो जाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो आप कहेंगे ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऊष्मागतिकी यहीं पे समाप्त होगा। कल का हमारा बेहद ही महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भौतिक विज्ञान पूछा जाए प्रकाश से उसमें क्वेश्चन ना बने, लाइट से क्वेश्चन ना बने, इसलिए कल वाला वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग सर्वाधिक वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।